टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने काशी तमिल संगमम को लेकर तमिल लोगों से की मुलाकात। पुलकोहना ईदगाह में परंपरानुसार अगहनी जुमे की नमाज हुई अदा। बीएचयू हृदय रोग विभाग में मरीजों को बेड न मिल पाने को लेकर विभागाध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। और बीएचयू फिजियोथेरेपी के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। काशी आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने काशी तमिल संगमम को लेकर तमिल लोगों से मुलाकात की। वाराणसी में हो रहे काशी तमिल संगमम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी आए। इस दौरान वे काशी में साहित्यकार सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काशी में रहने वाले तमिल लोगों से मुलाकात की। वहीं मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय ने कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर काशी सहित पूरे देश में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि हम पवित्र स्थल पर बैठे हैं जहां काशी तमिल संगमम 100 साल पहले ही शुरू हो चुका था। भारत के गौरव जिनका विशेष परिचय देश में है, सुब्रमण्यम भारती, जिनका ये विचार स्तर रहा, वो कम उम्र में यहाँ अपनी बुआ जी के घर आ गए थे। इसी काशी में प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। मां सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें इसी मंदिर के प्रांगण में प्राप्त हुआ। हमारी परंपरा में तमिलनाडु और काशी का अनन्य संपर्क है। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारती जी भी यहाँ आए थे। उस समय देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। देश में बहुत बड़ी चुनौती का माहौल था। उस माहौल में देश कैसे एक हो, कैसे स्वतंत्रता आए, इसके लिए भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उसको प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर के उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर हर्ष हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ मालवीय जी भी आए थे और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ था। यही तो संगमम था जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम दोबारा करके सुब्रमण्यम जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शुरुआत है तो किस हम लोग अभी एक पवित्र स्थान पे बैठे हैं। इसी प्रांगण में काशी तमिल संगमम 100 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ये भारत की गौरव, विशेष परिचय जिसका देश में है, जिनका देश में है, आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी का ये विचार स्थल रहा। कम उम्र में अपने बुआ जी के घर में यहाँ वो आ गए थे। यहीं उनकी शैशव बीता है। इसी काशी की प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। माँ सरस्वती की वरदान इसी मंदिर की प्रांगण में माँ गंगा जी की किनारे उनको प्राप्त हुई, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हमारी सभ्यता में तमिलनाडु और काशी की अनन्य संपर्क है। उसी को आगे लेते हुए भारती भी यहाँ आए थे। उस समय में देश की जो हालात था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, देश में अनेक चुनौती था। उस माहौल में देश कैसे एक हो, देश में एकता कैसे बने रहे, स्वतंत्रता कैसे आए, भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उसको प्रकट भी किया है। इसी प्रांगण में आज परिवार से हमें पता चला, कृष्णन जी जो उनकी परिवार की एक वयोवृद्ध सदस्य है, उनकी भांजे हैं, बेटा, उनकी 2 बेटियां और 2 बेटी बाहर भी हैं, उनकी पोता, इन सब से आज हमें मिलके बहुत खुशी हो रही है, बहुत हम प्रसन्न हैं। इसी प्रांगण में पूज्य मालवीय जी भी आए थे। ज्ञान की आदान प्रदान हुई थी। यही तो संगमम था जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी
काशी तमिल संगमम पुनः आयोजित करके सुब्रमण्यम भारती जी को सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तिरुकुरुर की अनेक भारतीय भाषाओं में भी कल किताब विमोचन किया जाएगा, जिसे अभी एक श्लोक के माध्यम से ये कहा गया कि काशी में आके मृत्यु लाभ करने से सारे पाप जिंदगी के धुल जाते हैं। काशी के बारे में बहुत आदर देश के अंदर है, विशेष करके तमिलनाडु के अंदर है। उसकी संबंध क्या है उसके बारे में भी किताब का लोकार्पित किया जाएगा, सांस्कृतिक संध्या होगा। देश आज उत्साहित है इस संगमम को देखने के लिए। हम सभी की सौभाग्य ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, भारत की सभ्यता की अनन्य पीठ काशी में ये आयोजन किया जा रहा है। हम सब उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। सर, राजेश्वर की धरती को रामेश्वर की धरती से मिलाया जाएगा। स्थापत्य हो, कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, सबका अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या कुछ मैसेज होगा या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की? देखिए, यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही नमूना है। आज इसको कोई विभाग के अंदर सीमित रखना उचित नहीं होगा। ये आज समाज मना रहा है। मैं इस परिसर में आके इस परिवार की उत्साह देख रहा हूँ। मैं कल रात को जो पहुँचा, मैं देर रात तक विभिन्न इलाका में जाके अतिथि जहाँ रहेंगे उनकी देखभाल किया। जिस प्रकार की उत्साह समाज में है, बीएचयू के अंदर है, विद्वानों के अंदर है, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक सही रूप उभर के आ रही है। आज इसको कोई विभाग या कोई सरकार या कोई संस्था नहीं बना रहा है, भले ही बीएचयू और आईआईटी मद्रास उसकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इसको भी समाज उत्सव ये हो गया है, समाज उसको मना रहा है। पुलकोहना ईदगाह में परंपरानुसार अघनी जुम्मे की नमाज अदा की गई। पुलकोहना स्थित ईदगाह पर अघनी जुम्मे की नमाज अदा की गई। मौलाना मोहम्मद जहीर ने नमाज अदा कराई। इस अवसर पर भारी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा का निर्वहन किया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच नमाज अदा हुई। वहीं हाजी वकार अंसारी ने बताया कि अघनी जुमे की नमाज अदा करने की ये परंपरा 452 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि अगहन के महीने में अकाल सूखा पड़ा था, बुनकरों के कारोबार नहीं चल रहे थे। सूखा पड़ने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सभी बुनकरों ने अपना कारोबार बंद करके अगहन के महीने में ईदगाह पर इकट्ठा हुए और नमाज अदा की तथा अल्लाह से दुआ मांगी गई। इसके बाद अल्लाह का करम हुआ और बारिश हुई और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली आ गई। तब से इस परंपरा को बुनकर समाज निभा रहा है और अगहनी जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करता है। इस दिन किसान गन्ने की दुकानें लगाते हैं और नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम बंधु इसकी खरीदारी करते हैं। वका की आज किस तरह की परंपरा है, ये जो नमाज भी हो रहा है? देखिए, आप देखें कि आज अगहन का महीना है और अगहन के महीने में अगहनी का जुमा का ये परंपरा हमारी बुनकर बिरादर तंजीम 22 सदियों से निभा रही है। लगभग ये 452 साल पुरानी ये परंपरा है। उस वक्त ये हुआ था, अगहन के महीने में अकाल था, सूखा पड़ा था, कारोबार बुनकरों के नहीं चल रहे थे, किसान भाई खेती नहीं कर रहे थे, तो सारे बुनकर ने अपने कारोबार मुर्री बंद करके अगहन के महीने में ईदगाह में इकट्ठा होकर नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ की कि हमारे देश में सूखा पड़ा है, अकाल पड़े हैं, कारोबार बंद है, सभी परेशान हैं, सारे हिंदुस्तान में एक वक्त बेरोजगारी फैली हुई है। तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ हुई खुले छत पे ईदगाह में, और अल्लाह का करम हुआ, बारिश हुई और किसानों के फसल लहराने लगे, कारोबार में तेज़ी आई, बुनकर खुशहाल हुए। तो देश में वो जब वो खुशहाली का दौर आया तो वो परंपरा लगातार, उस परंपरा को लगातार 452 साल से हमारे बुनकर बिरादर तंजीम 22, 52 और 12, 14 सारे उसके नुमाइंदे सरदार महतो साहब और काबीना के लोग निभा रहे हैं। उसी कड़ी में आज पुराना पुल ईदगाह में ये अगहन की जुमा अदा की गई। नमाज मौलाना जहीर साहब ने अदा कराई और तकरीर भी की, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन व अमान के लिए, लोगों के कारोबार में बरकत के लिए सारी दुआएं भी। किस तरह की खरीदारी ये जैसे बताया कि जो बनारस की जो परंपरा है गंगा जमनी तहजीब की, तो हमारे जो सारे हमारे मुस्लिम भाई यहाँ
ईदगाह में नमाज अदा किए। और जैसे किसान जो हमारे जब से जो फसल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, तो हमारे हिंदू भाई उसकी दुकान लगाते हैं। यहाँ से नमाज अदा करने के बाद सारे लोग अपने पैसे से गन्ने खरीदते हैं हिंदू भाई की दुकान से और खरीद के लेकर घर पे जाते हैं। तो यही हमारे हिंदुस्तान की एक असली मिल्लत है, परंपरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। उस परंपरा को हम लोग अभी भी हमारे बुनकर बिरादर तंजीम निभा रही है। बीएचयू हृदय रोग विभाग में मरीजों को बेड न मिल पाने को लेकर विभागाध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। आए दिन मरीजों को बिना इलाज के वापस होना पड़ रहा है। इसको लेकर अब विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने मरीजों का दर्द बयां करते हुए इसके लिए चिकित्सा अधीक्षक पर जबरन मरीजों की भर्ती रोकने का आरोप लगाया है। बीएचयू अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ ही पुराने अस्पताल में हृदय रोग विभाग के वार्ड में मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। स्थिति ये है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बने सीसीयू में मरीजों को भर्ती का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मरीजों को बिना इलाज ही लौटाया जा रहा है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने पिछले दिनों भी इसको लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में प्रोफेसर ओम शंकर ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि पिछले 9 महीने से हृदय रोग विभाग के 41 बेड पर जबरन मरीजों की भर्ती रोकने से हर रोज मरीजों की मौत हो रही है। इस प्रकरण को लेकर वह मुखर हो गए हैं और आवाज बुलंद करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस लगातार पहले से हमारे द्वारा उठाए जा रहे हृदय रोगियों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई है। और उसी लड़ाई में ये जिस बिल्डिंग में हम कभी खड़े हैं, इस बिल्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये नया भवन बनवाया गया था ताकि यहाँ के आसपास के गरीब मरीजों को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, खास करके जो वो हृदय या अन्य सुपर स्पेशलिस्ट इलाज के लिए अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में भटकते हैं और जो पैसे नहीं रहने के अभाव में जिनकी जानें जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बिल्डिंग के बनने के बाद भी जो दुनिया में आज अगर आप कहेंगे कि हृदय रोग जो है सब व्यक्ति के मौत की सबसे प्रमुख कारण है, नंबर 1 किलर है और भारत में भी है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर युवाओं की मृत्यु हो रही है। अगर इस हमारे और उसके बाद भी आप देखेंगे कि इससे पहले आपने देखा था कि जो वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं श्री डॉक्टर के गुप्ता जी, उन्होंने जबरन हमारे कैथ लैब में ताला लगा रखा है, जो कि महीनों की लड़ाई के बाद उनको मजबूरन खोला था उन्होंने। उसी तरह इन्होंने हमारे हृदय विभाग के 41 बेड पर डिजिटल लॉक लगाया हुआ है HMS सिस्टम में, जिससे कि ये बेड होते हुए भी दिखता नहीं है। मरीज आते हैं और वापस लौट जाते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि पिछले 9 महीने में कम से कम 12,000 से ज़्यादा मरीजों को हम लोगों ने बेड रहते हुए एडमिशन नहीं कर पाए। खाली बेड और मरीज को नहीं मिल रहा बेड। और उस मरीज का होता क्या है, जो जिनको बेड नहीं मिलता, या तो वो निजी अस्पतालों में जाते हैं या वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसमें से कई ऐसे मरीज होते हैं जिनकी की शर्तिया तौर पे जान बचाई जा सकती है। ऐसे ही एक मरीज थे जिनके बारे में आज हमने पत्र भी दिया है, जिनका कंप्लेन लेटर हमने आपको दिया है, कि जिसमें उन्होंने जिनका मृत्यु सर्टिफिकेट भी दिया है कि उनकी वो यहाँ भर्ती थे, उनको हृदय संबंधी बीमारी थी, ऐसी बीमारी थी जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, जिसको कि मशीन लगाकर कंप्लीट तौर पर क्योर किया जा सकता है। वैसे मरीज बिना इलाज के बेड खाली रहते हुए, बेड खाली ना दिखने की वजह से, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो हैं चिकित्सा अधीक्षक श्री डॉक्टर के गुप्ता जी। और इन्होंने ही वो डिजिटल लॉक लगाकर उसको इनविजिबल कर दिया। यही नहीं, वो हमारे यहाँ अस्पताल ये के लिए कर्मचारी नहीं दे रहे हैं और जबरन उसको भी हरका रहे हैं, जो कर्मचारी देते हैं, जो उनके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं या और जो दूसरे 3rd 4th ग्रेड कर्मचारी आवंटन करते हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनको हरका के कि यहाँ बेड मतलब मरीज नहीं देना है, मरीज के लिए स्वीपर और वार्ड सहायक नहीं देना है, उनके लिए नर्सिंग स्टाफ नहीं देनी है। बीएचयू फिजियोथेरेपी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि पिछले कई महीनों से कहीं न कहीं छात्र समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों ने बताया कि हम लोग आज डायरेक्टर से मिलने आए थे। 3 साल पहले कॉमन एंट्रेंस लेकर कोर्स प्रारंभ किया गया था, परंतु अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है। छात्रों ने कहा कि हम लोगों को बताया गया है कि अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। छात्रों ने कहा कि जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्यों पोस्ट शुरू किया गया, हम लोगों को क्यों एडमिशन लिया गया। हम लोग लगभग 600 बच्चे हैं, ऐसे में एक रूम में हम लोगों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। छात्रों ने कहा कि अगर हम लोगों का एडमिशन लिया गया है, हम लोगों ने पैसा दिया है, तो हमें शिक्षा दी जाए, हम लोगों को प्लेसमेंट दिया जाए। छात्रों के धरने पर बैठ जाने से बीएचयू प्रशासन और जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि बीएचयू सहित जिले में धारा 144 लागू है। बीएचयू में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों द्वारा दिए जा रहे धरने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है? जी, हम स्टूडेंट्स हैं, बीओटी और फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं। सर, हमारी प्रॉपर क्लासेस ही नहीं चलती हैं। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का फ़र्ज होता है कि उसकी क्लासेस चले, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले। ना ही फैकल्टीज़ मिलती है हमको प्रॉपर। फैकल्टीज़ आती है तो बोलती कि हम एक्सटर्नल फैकल्टीज़ है कि जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा नहीं आएंगे। तो ये कौन सी एजुकेशन होती है। साथ ही साथ जो क्लासेस होते हैं, स्टोर रूम में क्लासेस होती हैं। कोई बच्चा स्टोर में पढ़ने के लिए आया है, 63,000 रुपये पर ईयर की फीस देता है एक बच्चा। करोड़ों रुपए आज तक हम लोग जमा कर दिए सारे बच्चों का मिला के, उसका हमें क्या वैल्यू मिला है, उसके जिम्मेदार कौन है बच्चों का। एंट्रेंस लिया गया, ऐसा नहीं कि कहीं से भी चले आए हैं। एंट्रेंस दे क्या, तो उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए ना कि जो बच्चों को बुलाया गया, क्यों बुलाया गया बच्चों को यहाँ पे, अगर पढ़ाना ही नहीं था तो उनको। कोई संबंधित अधिकारी से बात हुई? जी, हम लोग अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात किए, चीफ प्रॉक्टर से बात किए, डीन से बात किए, डायरेक्टर से बात किए, सबसे बात कर चुके हैं। बट सबका यही कहना है कि जो कोर्स चालू किया वो तो है नहीं, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। कोर्स ही बंद हो जाता है या कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पैसे दे के क्या, उनके भरोसे तो सिर्फ नहीं आए थे ना। सारे लोग, जब हम लोग काउंसलिंग किए थे, सारे डिपार्टमेंट थे, सारे टीचर थे, उसमें से हमारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए। हम लोग घर से अलग स्टेट से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, ना तो हम लोग को एजुकेशन मिल रहा है अच्छे से, ना तो क्लासरूम मिल रहा है। हम लोग बस ऐसे ही भटकते रहते हैं। डेली क्लास करने आते हैं, कैंसिल हो जाता है क्लासेस। अब ये करने तो बस नहीं आए हैं हम लोग, यहाँ पे बीएचयू के लिए आए हैं, लेकिन बीएचयू के नाम पे स्टूडेंट पे हम लोग को कुछ नहीं आता है। यहाँ पे कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट पेशेंट को देखने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए सर, बट वो नॉलेज ही नहीं मिल रहा है हमें जो हमें चाहिए। किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन ये है कि ये कोर्स यहाँ बीएचयू में 3 साल हो चुका है। हमारा सेकेंड ईयर का बैच है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। पर ईयर हम लोग 50,000 डीडी दे रहे हैं, प्लस 13,000 फीस आईएमएस की दे रहे हैं। ना हमको एक क्लासरूम मिला है, ना फैकल्टी है। हर बार हम जाते हैं, हर बार ये बोला जाता है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद हम लोग निकल जाएंगे, बीएचयू का सर्टिफिकेट लेके भीख मांगेंगे। कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे कोर्स की, ना हमको रिकॉग्निशन मिलेगा ना कुछ। डायरेक्टर के पास जाओ, वो बोलता है कोर्स कोऑर्डिनेटर जाएगा, कोऑर्डिनेटर के पास जाओ, क्या कोर्स कोऑर्डिनेटर। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। हम लोग को बोला जा रहा है गलत पेड़ लग गया, आईएमएस में गलत पेड़ लग गया एक मेडिकल सब्जेक्ट का, ऐसा कोई बोलता है। आपकी मेन मांगे क्या क्या है? मेन मांगे हमको जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरा हो, हमारा कोर्स रेगुलर हो, जिससे हमको रिकॉग्निशन मिले, हमको लाइसेंस मिले, हमको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाएँ। संबंधित अधिकारी कोई मिला आपसे? कोई नहीं मिला। कहाँ, अभी आपके सामने डायरेक्टर बाहर आने तैयार है, कोई नहीं आ रहा। बार बार हमारे प्रोफेसर अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के प्रांगण में अंतर विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी रामनगर के प्रांगण में अंतर विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वाराणसी के दर्जनों विद्यालय के छात्रों ने प्रतिभाग किया। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। इस प्रतियोगिता में आए हुए छात्रों ने अपना दमखम दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विद्यालय के उप प्रबंधक ने बताया कि विलुप्त होती कबड्डी को महत्व दिया जा रहा है ताकि पुरानी खेल परंपरा कायम रहे। यही खिलाड़ी आगे इस खेल को खेलते हुए देश व विद्यालय का नाम रोशन करें। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, नीता त्रिपाठी, चंदन चौधरी, संतोष तिवारी, चंद्रदीप सिंह, उधम यादव सहित विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। लेकिन जबरदस्त टक्कर देते हुए वो अपने गेम को छोड़ना नहीं चाहते।
आज हमारे यहाँ 18 तारीख को पूरे सप्ताह चलते हुए खेल कूद में कबड्डी जो एक लुप्त हो रही विधा थी, खेल था, वो लुप्त हो रहा था, जिसको हमने जीवंत करने का प्रयास किया। और करीब 8 स्कूल हमारे यहाँ इस समय खेल रहे हैं, और जिनमें आपके आजमगढ़ तक के स्कूल हैं जो यहाँ पर आके कबड्डी खेल रहे हैं। और ये विधा हमारे भारत की अमूल्य निधि थी जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, और हम लोगों ने इसको जीवंत करने का प्रयास किया है। और मेरे ख्याल से ये विधा फिर अब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में चली गई है, और वो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का रहा है, जिन्होंने कबड्डी को आगे करने का प्रयास किया। और अभी भी वो प्रयासरत हैं कि हमारी जो विधाएं लुप्त हो चुकी हैं वो कम से कम भारत में अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर सकें और विश्व पटल पर ये विधाएं दिखाई दें, ताकि और भी देश इसमें संलग्न हों और कार्य तत्परता से कर सकें। आज के भाग लेने वाले छात्र पुरस्कृत किए जाएंगे। हाँ, आज प्रथम द्वितीय को मेमोंटे दिया जाएगा, और बाकी जितनी भी टीमें हैं सबको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, ताकि अगले वर्ष वो उत्साहित होकर फिर इस कार्यक्रम में नवंबर माह में आवें और अपना अच्छा प्रदर्शन करके वो भी ट्रॉफी ले जाने का काम करें। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने काशी तमिल संगमम को लेकर हुई तैयारियों के संदर्भ में मीडिया से बातचीत की। कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने काशी तमिल संगमम को लेकर चल रही तैयारियों के संदर्भ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, सजावट की जा रही है, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्टॉल लगाने वाले लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोग लगभग काशी पहुंच रहे हैं। काशी के स्थानीय लोगों को अब इससे जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। काशी एक लघु भारत है, उसमें विभिन्न स्थानों के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ रह रहे लोग तमिल से आने वाले लोगों का स्वागत करें, जिनमें ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक, नाविक, इनके स्वागत का भाव रखें और वो काशी में आए मेहमानों का स्वागत करें। काशी में तमिल संगमम को लेकर सारी बृहद तैयारियां चल रही हैं। जितने भी स्वागत के कार्य हैं, होर्डिंग लगना हो, सजावट हो, जैसी देव दीपावली पे हुई थी वैसे कार्य सारे चालू हैं, अपनी अंतिम स्टेज में हैं। वेन्यू पे जितने कार्य होने हैं वो सारा वेन्यू जो BHU के एम्फी थिएटर है वहाँ पे लगभग सारे कार्य हो गए हैं। स्टॉल्स के जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं, जो फूड कोर्ट चलाने वाले लोग हैं, ये भी तमिलनाडु से आने शुरू हो गए हैं, और सारे के सारे स्टॉल्स हमारे कल शाम तक चालू हो जाने की उम्मीद है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने वाले जो लोग हैं वो भी आने प्रारंभ हो गए हैं। अब जो हमारे काशी के लोकल लोगों को इसके साथ कनेक्ट करना है वो कार्यवाही हम लोगों ने शुरू की है। काशी एक लघु भारत है जिसमें सारे के सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं। वो सारे स्टेट्स के लोग साथ ही साथ यूपी के हमारे काशी के लोकल लोग तमिल भाई बहनों का स्वागत करें, उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करें और स्वागत के योग्य काशी को बनाएं। यहाँ पे बिहेवियरल जो है उनकी सहायता के लिए जितने भी अच्छे प्रदर्शन हो सकते हैं हम लोग उनके साथ एक भारतीयता का कनेक्ट बनाएं। ऐसे हम लोगों की जो तैयारियां हैं, अब वो सॉफ्ट तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसमें सारे प्रकार के लोग शामिल हैं। हमारे जितने भी ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा के लोग हैं, जो ये सारे श्रद्धालु और जो हमारे पर्यटक यूज़ करेंगे उनमें ये स्वागत का भाव हो। हमारी नाविकों के हैं, जो जितने भी नाविक भाई बहन हैं उन सब के ये झलके, साथ ही हमारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग जाएंगे उनमें झलके, मंदिरों में जाएंगे तो मंदिरों के जो हमारे गाइड, अर्चक, पुजारी हैं उनके व्यवहार में झलके। साथ ही साथ काशी के सारे लोग कुछ तमिल वर्ड सीखें, कुछ तमिल भाषा का 1-2 सेंटेंस सीखें, कुछ स्वागत योग्य जो कुछ भी कर सकें वो तमिल भाषा में करने का प्रयास करें। उसके लिए एक भाषिणी ऐप है भारत सरकार की, वो भी शहर में डाउनलोड करने का आज से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम कोई भी सेंटेंस बोले तो वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके देता है। तो जिसको भाषा नहीं आती वो भी साधारण सेंटेंस सीख कर ऐसे लोगों से अपना एक जुड़ाव बना सकते हैं। ये भी प्रयास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो तैयारियों के साथ साथ अब शहरवासियों की तैयारी जो पूरे 1 महीने एक पूरे भारतीयता का भाव दिखाए, एक लैंग्वेज की कनेक्टिविटी दिखाए, एक सांस्कृतिक कनेक्टिविटी दिखाए, वो प्रयास आज से हमने शुरू किए हैं और उसी के ऑडिटोरियम में आज ये बैठक हम कर रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसकी भी सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। मुख्य सचिव महोदय और DGP महोदय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी उसकी समीक्षा पूर्ण हुई है। उसकी चाहे साइट की तैयारियां हो, फायर सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल जाके ये कार्यक्रम करेंगे और 2 ग्रुप काशी विश्वनाथ मंदिर में आके ये काम करेंगे।
ये 3 घंटे का कार्यक्रम दूसरे दिन का जब हो जाएगा, शाम को इनको उस कल्चरल प्रोग्राम में ले जाया जाएगा जो कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पे BHU के एम्फी थिएटर में होगा। वो दूसरे दिन का जब शाम का कार्यक्रम होगा तो ऐसे 12 जो दिन होंगे उसमें 12 अलग अलग डिग्निटरीज भी आएंगी जो तमिलनाडु की पर्सनैलिटीज़ होंगी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण होंगे, वो बदल बदल के उसके चीफ गेस्ट अन्य 11-12 दिन होंगे। वो सेकंड डे शाम को एक कार्यक्रम देखेंगे। जब 2 दिन का कार्यक्रम वाराणसी में पूरा हो जाएगा तो अगले दिन सुबह वो प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। लौट के वो चौथे दिन फिर शाम को आएंगे और TFC का म्यूजियम और हस्तशिल्प का प्रदर्शनी देखते हुए रात्रि 10-10:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन के माध्यम से वो प्रस्थान कर जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 दिन पूरे और चौथे दिन का सेकेंड हाफ का पार्ट हर ग्रुप यहाँ पे स्पेंड करेगा। इन ग्रुप के तो पैरेलल कार्यक्रम चलेंगे ही, लेकिन साइट पे जो हमारे BHU एम्फी थिएटर में 1 महीना पूरा तमिल संगमम जो है वो पूरे शहरवासियों के लिए खुला रहेगा। सारे शहरवासी उसमें जाएं, स्टूडेंट्स जाएं, वहाँ की संस्कृति को देखें। वो सारा का सारा कार्यक्रम जैसे महोत्सव होता है वैसे 1 महीने चलेगा। तो 2 पार्ट में ये आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ 19 तारीख को रखा गया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। 18 तारीख से स्टॉल, कल्चरल प्रोग्राम, ये सारे के सारे लगभग हमारे चालू हो जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली क्षेत्र में लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि इस युवक को सुबह 3 लड़कियों के साथ देखा गया था। इसके बाद वह शाम में फिर क्षेत्र में घूम रहा था। इस पर लोगों को शंका हुई तो उन्होंने उससे पूछताछ की, जिस पर युवक ने पहले तो अपना नाम विवेक बताया। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ होने पर उसने अपना नाम मुस्तकीम बताया। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि जिस प्रकार से देश में माहौल चल रहा है उसको देखते हुए युवक पर शक होने के चलते उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कई दिनों से हम लोग वाच कर रहे थे, चूँकि पूरे देश में इस समय श्रद्धा का मामला चर्चा में है, तो हम लोग अपने मोहल्ले की निगरानी कर रहे थे। तो अभी निगरानी के ही दौरान 2-3 दिन से देख रहे थे कि कुछ संदिग्ध युवक हमारे मोहल्ले में टहल रहे हैं। और चूँकि हमारे क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी घटती हैं, चूँकि काल भैरव बाबा का स्थान है, दक्षिण भारतीय लोग आते हैं तो कभी कोई ना कोई अप्रिय घटना घटती रहती है। तो हम लोग अपने लोगों पे निगाह बनाने का काम हम लोग अभी कर रहे थे। तो अचानक आज 8 बजे हम लोग गुजर रहे थे तो हमने देखा एक संदिग्ध व्यक्ति हमारे गली से गुजर रहा है। तो हमने पूछा, क्षेत्रीय लोगों ने पकड़ा, उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने अपना नाम पहले विवेक बताया और पिता का नाम पूछने पे राजेश कुमार बताया। जब क्षेत्रीय लोगों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो अपना नाम मुस्तकीर और बाप का नाम कलीमुल्ला बताया। तो हम लोग को संदेह हुआ। और चूँकि इस समय हम लोग पूरे देश में देख ही रहे हैं कैसी कैसी घटना कभी निधि के साथ कभी श्रद्धा की हो रही है। तो चूँकि हम लोग हिंदू हैं और अपनी बहू बेटियों को लाज की रक्षा करना हमारा दायित्व है, तो इसीलिए हमने सर्वप्रथम पुलिस को सूचना दी और पुलिस उन्हें पकड़ के थाने ले आई है। क्या नाम है इसका, कहाँ का निवासी है? ये पूछताछ पे तो अपना नाम मुस्तकीर बता रहा है और बाप का नाम कलीमुल्ला बता रहा है और अपना स्थान बता रहा है अलईपुर के किसी स्थान पर। अभी पूरा नाम नहीं बता रहा है, कुल के जगह नहीं बता रहा, अलईपुर बता रहा है और किसी मदरसे को पूर्व में पढ़ा हुआ छात्र है ये। तो लड़कियाँ कहाँ गई? लड़कियों के बारे में हम लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने इनसे पूछताछ किया कि भाई कौन लड़की हैं, तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं। ये कुछ नहीं बता रहा है, एकदम सातिर आदमी की तरह हरकत कर रहा है। मतलब पुलिस जांच में जुटी है? पुलिस जांच में जुटी है, पुलिस पकड़ के लाई है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी क्या नाम है? यहाँ क्यों आए थे भैरवनाथ? घूमने के लिए। क्या है जगह घूमने वाला? लोगों ने तुमको क्यों पकड़ा है यहाँ पर? करते हो ये काम? छेड़खानी करते हो? क्या करते हो? कहाँ पढ़ते हो? छोड़ दियो पढ़ाई? कहाँ पढ़ते थे? किस मदरसे में? कमलगढ़ा जामिया। जामिया मदरसा कमलगढ़ा। कब छोड़े हो?
पापा के देश के दूसरे पिताजी नहीं है तुम्हारे? क्षेत्रीय लोगों ने जब तुम्हारा नाम असली पूछा तो क्या बताए थे? डर के क्या बताए थे? विवेक। पिता का नाम क्या बताए थे? क्यों झूठ बोले थे? डर गए थे? क्यों डरे थे? आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो? नहीं सर। क्या करते हो? काम करते हैं। किसी गैंग से जुड़े हो? आतंकवादी संगठन से जुड़े हो? नहीं सर। इस लोगों का क्या कहना है? गली में आओगे दोबारा? नहीं, अभी नहीं। बीएचयू में आयोजित काशी तमिल संगमम को लेकर पुलिस कमिश्नर ने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मैदान में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को होने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए हैं। इसी क्रम में आज पुलिस कमिश्नरेट ने विभिन्न जनपदों और अपने जनपद के पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा चाक चौबंद के साथ ही एसपीजी की टीम भी पहुंची तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ वार्ता के साथ फ्लीट का रिहर्सल किया गया, जो एमपी थिएटर मैदान से होते हुए निकलकर बीएचयू हेलीपैड तक गया। वहां पर भी सुरक्षा को परखा गया। सर, आज किस तरह का ब्रीफिंग हुआ और क्या निर्देश दिए? देखिए, जब कभी भी वीवीआईपी विजिट होती है तो उसके पहले सुरक्षा कर्मियों की विधिवत ब्रीफिंग की जाती है। D-2 डे की जो ब्रीफिंग है वो कल हम लोगों ने शाम को संपादित कर ली, जिसमें हमें जितने भी अधिकारी बाहर से प्राप्त हुए हैं, राजपत्रित अधिकारी, उनकी क्या भूमिका होगी, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई और ब्रीफिंग भी हुई। आज हमने यहाँ पे फोर्सेस की ब्रीफिंग की है और उनसे विशेष आग्रह हमने ये किया है कि जो हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले जितने भी अतिथि हैं उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो विनम्रतापूर्वक रहे और जो अतिथि यहाँ आएंगे एक सुरक्षित वातावरण में इस कार्यक्रम को संपादित करना तो हमारा प्राथमिक ध्येय है ही है, लेकिन साथ साथ अतिथि देवो भव यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर हम अपने सुरक्षा कर्मियों से एक अच्छे व्यवहार, अच्छे बिहेवियर की अपेक्षा कर रहे हैं और इस बात की अपील हमने उनसे की है। इसके उपरांत अभी हम लोग रिहर्सल की कार्रवाई को संपादित करेंगे और जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा कर्मी एजेंसी के आए हैं उनके साथ में हमारा तालमेल पहले से हो रखा है और अंतिम जो समय बचा है और जो बिंदु जिन पर हमें ध्यान देना है उनको हम फाइनल टचेस के रूप में दे रहे हैं। धन्यवाद। मत्स्य उद्यमों के लिए खाद्य सुरक्षा विषयक जागरूकता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मत्स्य पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर व सफल व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया है, जिसका क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। निगम प्रदेश की सहकारी समितियों का विकास अपनी विभिन्न योजनाओं अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं उचित मार्गदर्शन यथा प्रशिक्षण आदि के माध्यम से करता है। उसी क्रम में सहकारी समितियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रचार एवं प्रसार हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने 1 दिवसीय मत्स्य उद्यमों के लिए खाद्य सुरक्षा विषयक जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मत्स्य सहकारिता से संबंधित अधिकारियों एवं समाजसेवी संस्थाओं सहित 130 लोगों ने प्रतिभाग किया। हम लोगों का FPO NCDC भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और NCDC के द्वारा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उसी की जागरूकता के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम कराया जा रहा है आज NCDC द्वारा, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए किसानों को क्या क्या चीज़ कैसे अवेयर करें, कैसे उनकी सहायता की जाए, इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो कार्यक्रम में कौन कौन लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं? यहाँ कार्यक्रम में NCDC के रीजनल डायरेक्टर और डायरेक्टर फिशरीज, DHO और जो है इसी विभाग से जितने भी कंसर्न अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छे अच्छे जो मत्स्य पालक हैं जो अभी अपना मत्स्य पालन कर रहे हैं उनको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनको क्या फैसिलिटी दी जाए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, क्योंकि ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो ग्रुप समूह के लिए हो रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहे हैं। तो इसमें ये कि एक ग्रुप को फ़ायदा हो, छोटे किसानों को का एक समूह बना के कैसे काम किया जाए, इसके लिए सब हो रहा है। सर, किस तरह का आयोजन हो रहा है और क्या है? आज यहाँ राम मूर्ति स्मारक ITI में एक कृषक उत्पादक संगठन जो बना हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के 10,000 FPOs में से सबसे पहला ये FPO रजिस्टर्ड हुआ है, जो मशरूम पे काम कर रहा है
आगे ये मधुमक्खी पालन, पशुपालन इस पे काम करेगा और 100 पशुपालकों को हम लोग एक एक गाय उपलब्ध कराएंगे जिससे दुग्ध उत्पादन होगा। आज यहाँ NCDC के माध्यम से प्रोग्राम जो हो रहा है ये कृषकों को मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन तथा कृषि के तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे अच्छे किसानों को उनके उत्पाद को मार्केटिंग कराने के लिए और कैसा उत्पाद करें, बीज शोधन से लेकर के और उन्हें बड़े होने तक ऑर्गेनिक कृषि कैसे की जा सकती है, पशुधन का विकास कैसे किया जा सकता है, इसी पे मीटिंग रखी गई है और उनको किस तरह से सरकारी विभागों द्वारा लाभ दिलाया जा सकता है। ये करा के हम कम से कम आज तक 700 किसानों को जोड़ चुके हैं। अभी जितने गंगा ग्राम में 44 गंगा ग्राम के, हर गंगा ग्राम के 5-7 सदस्य आए हुए हैं। सबको ये ट्रेनिंग दी जा रही को मत्स्य पालन कैसे करें, दुग्ध पालन के लिए पशुओं की देख रेख कैसे करें, पशु कहाँ से खरीद करें, उनको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, बैंक उनको कैसे ऋण देगा, ये सारी व्यवस्था आज यहाँ पे तो क्या ये जो आए हैं कृषक भाई, तो इनसे जो इनको गाय या जो मशरूम के लिए या जो मछली पालन के लिए जो उसके बाद शहद के उत्पाद के लिए जो दी जाएगी, तो उसके लिए पैसा भी लगेगा या किस तरह से इन लोगों को? उसके लिए देखिए बैंक भी मदद कर रहा है बहुत कम ऋण पे, लेकिन जैसे दुग्ध उत्पादन का ले लीजिए, इनके घर से पैसा नहीं लग रहा है। अभी एक एक गाय सबको दिया जाएगा और प्रति गाय वो ले आके दूध यहाँ पहुँचाएँगे। उनका 1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पैसा कटेगा, उनकी गाय उनका पशु फ्री हो जाएगा और वो उन्नति करेंगे और दूध ले आके हमारे यहाँ देंगे। यहाँ अमूल का सेंटर खुल गया है, तो उस अमूल सेंटर पे अपना दूध उपलब्ध कराएंगे जिस पे फैट के अनुसार उनको अच्छा रेट मिलेगा। बिचौलियों का काम खत्म। मुख्तार गिरोह के एक और सहयोगी पर मऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में संगठित अपराध व अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर राजस्व टीम व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में मुख्तार अंसारी गिरोह जो IS 191 गिरोह का सदस्य है, उसके सहयोगी अभियुक्त रफीक अहमद टाइगर पुत्र हाजी वकील जो कि कोतवाली थाना अंतर्गत पठान टोला कस्बा का रहने वाला है, उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। बताते चले कि रफीक अहमद जो कि लगभग 2.5 दशक से अपराध में संलिप्त है तथा IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी है। यह अपने गैंग के संरक्षण में स्वयं तथा गैंग के सदस्यों द्वारा निर्दयतापूर्वक पशुओं का वध करके अवैध मांस के व्यापार से पर्यावरण को दूषित करने जैसे संगीन अपराध कारित कर अवैध तरीके से व्यवसाय से आपराधिक बल का लाभ पाते हुए अकूत धन इकट्ठा किया हुआ था। आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किए गए धन से अपने नाम नगर क्षेत्र में स्थित पठान टोला परगना व तहसील सदर भूखंड जिसका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है, उसको पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश के बाद कुर्क किया। कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत किया है। ये रफीक उर्फ टाइगर पठान टोला के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना दक्षिण टोला थाने से की जा रही थी। उसमें एक प्राविधान है जो उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उसको कुर्क करने के संबंध में, उसी संबंध में एक रिपोर्ट विवेचक द्वारा प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था। आराजी नंबर 220 पठान टोला करीब 40 कड़ी है और वो लगभग 1.5 बिस्वा है जिसका बाजारू मूल्य करीब 2 करोड़ रुपया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 16/11/2022 को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसको कुर्क कर दिया गया। ये रफीक टाइगर कहीं न कहीं से मुख्तार से जुड़े हुए हैं, पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। हिंदू जनजागृति समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। हिंदू संगठन एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु कार्यरत हिंदू जनजागृति समिति की ओर से जिलाधिकारी को पत्र दिया गया। पत्र के माध्यम से उन्होंने श्रद्धा वालकर तथा निधि के हत्यारे सूफियान और आफ्ताब को तत्काल फांसी देकर राष्ट्रीय स्तर पर एक सख्त लव जिहाद विरोधी कानून बनाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में लव जिहाद विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून तुरंत लागू करने के लिए हिंदू जनजागृति समिति की ओर से वाराणसी के जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सोनी सिंह, प्राची जुवेकर, खुशबू जायसवाल, अरविंद गुप्ता, मनीष पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है
कि जो मुंबई की जो श्रद्धा पालकर नाम की जो लड़की थी और लखनऊ में जो निधि नाम की लड़की थी, जो दोनों की लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके उनकी जो मरमर में हत्या हुई है, और ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार की हत्या होना, यानी आज तक हमने अगर सुना है, ये देखा है कि 35 टुकड़े किसी लड़की का होना, इससे बड़ा तो अपराध, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया कि 35 टुकड़े करके और फ्रीज में नया फ्रीज रख करके उस टुकड़ों को फ्रीज में रखा जाता है और एक दिन प्रतिदिन 1-2 टुकड़ों को ले जाकर बाहर फेंका जाता है, और वो व्यक्ति ऐसा है कि उसी जगह पे खाने पीने का सामान भी रखता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो एक मनुष्य के रूप में एक दानव यानी राक्षस है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को तुरंत फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए कि इस प्रकार के घृण्य अपराध जो कर रहा है। दूसरा ये है कि जिसने लड़की को यानी कि 4 मंजिले से फेंक दिया, अरे उसके मन में थोड़ा सा भी एक विचार नहीं आया कि किसी व्यक्ति को फेंकने पर यानी कि कोई ममता भी नहीं छाई कि किसी की ये लड़की है। लेकिन इस प्रकार के जो अपराध कर रहे हैं, वाकई में मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा हो। और एक मांग और हमारी है कि इसके लिए एक समिति गठित होनी चाहिए और इसके ऊपर एक जांच यानी जांच की टीम बैठनी चाहिए कि इसके ऊपर कठोर, जैसे ही ये कुछ इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। और इसी सब को लेकर के आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज हम सभी लोग मिल करके, यानी यहाँ पे अधिवक्ता बंधु यानी हिंदुत्वनिष्ठ और नारी शक्ति जो आज हमारे बीच में है, आप देख रहे हैं, ये सभी लोग मिल करके आज यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। हम यहाँ सभी समविचारी संस्था एकत्रित होकर यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसका मुख्य विषय है कि मुंबई की श्रद्धा वालकर लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से आफ्ताब के साथ रहते हुए शादी की उन्होंने मांग करने पर उनकी निर्मम हत्या की गई, जिसके 35 टुकड़े किए गए। उसी के साथ लखनऊ में निधि गुप्ता, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए मना करने पर उसको 4थे मंजिल से नीचे फेंका गया। मुंबई में तिलक नगर में रूपाली चंदना शिव, उन्होंने बुर्खा पहनने के लिए नकार देने पर उसके पति इकलाब ने उसकी गला रेत कर हत्या की गई। यानी ये जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ रही है, तो इसके ऊपर कुछ तो नियंत्रण होना आवश्यक है। अभी ये असहनीय हो चुका है। तो मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस आरोपी को अधिक से अधिक सजा देकर फांसी की सजा दी जाए, और जो लव जिहाद कानून जो वर्तमान 11 राज्यों में लग चुका है, ये संपूर्ण भारत में लगना आवश्यक है। साथ में धर्मांतर विरोधी कानून भी सख्त लागू किया जाए और इसके लिए ऐसी समिति गठन की जाए कि ऐसे सभी घटनाओं की तुरंत जांच करके उन आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए कि ताकि किसी की फिर से हिम्मत ना हो इस प्रकार से लव जिहाद में, फर्जी प्रेम के जाले में हिंदू लड़कियों को फंसाकर झूठे नाम और परिचय पत्र देकर उनको ये जो धर्मांतरित किया जाता है, ये तुरंत रुकना चाहिए। चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी द्वारा सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। महासंघ के रामचंद्र गुप्ता के द्वारा मंडल अध्यक्ष उमेश बहादुर सिंह को प्रांतीय संगठन मंत्री चुने जाने पर सम्मानित किया गया एवं चतुर्श्रेणी संघ लोक निर्माण विभाग वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी उमेश बहादुर के द्वारा शपथ दिलाई गई। मैं अपने पद का चूँकि मंडल और जिला स्तर से निर्वहन करता रहा हूं और मंडल और जिले के सारे समस्याओं को मैं प्रांत पर रखने के लिए मुझे जो अधिकार मिला है, मैं जिला और मंडल के सारे समस्याओं को रखूंगा अच्छी तरह से प्रांत में, और प्रांत के द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा हमारी पुरानी पेंशन मांग है, और जो फील्ड में कार्यरत कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन दी जाए जब से उनकी नियुक्ति हुई है, और वर्दी कर्मचारियों को चतुर्श्रेणी और नियमित और चार्ज को दिया जाए समय समय पर। अन्य इस प्रकार के काफ़ी मुद्दाएं हैं। आज प्रांतीय अधिवेशन 2 नवंबर को हुआ था लखनऊ में विश्वविद्यालय में, जिसमें हमारे क्षेत्रीय मंत्री पीडब्ल्यूडी के नियमित और चार्ज के पीडब्ल्यूडी के उमेश बहादुर सिंह प्रांतीय संगठन मंत्री चुने गए। आज चतुर्श्रेणी महासंघ के बैनर तले आज हम लोग इनका सम्मान कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
काशी आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने काशी तमिल संगमम को लेकर तमिल लोगों से की मुलाकात। पुलकोहना ईदगाह में परंपरानुसार अगहनी जुमे की नमाज हुई अदा। बीएचयू हृदय रोग विभाग में मरीजों को बेड न मिल पाने को लेकर विभागाध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। और बीएचयू फिजियोथेरेपी के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।